अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू छोटी सी ज़िंदगी विद अमल। दिल की बातों का एपिसोड 6 है आज, और आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। आज का मौजू है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन फ़ैसला जो है वो पेरेंट्स को करना पड़ता है। वो फ़ैसला होता है हमारी शादियों का। अब जब शादी की जाती है तो दो तरह की सिचुएशंस का हमें सामना होता है। एक है लव मैरिज और एक है अरेंज मैरिज। इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया है और हमारे क्लैशेस कितने बढ़ गए हैं। इसकी थोड़ी बहुत ही वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में अक्सर क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए किसी भी अच्छे लड़के या लड़की का रिश्ता लेके आ जाते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी जो औलाद है वो इसको एक्सेप्ट कर ले, और वो ये चीज़ कभी भी मत नहीं सोचते कि ये लड़का या ये लड़की हमारे बच्चे के मेंटालिटी से मिलते हैं कि नहीं, आया इनका जो सोचने का अंदाज़ है वो एक सा है, मुख्तलिफ है नहीं। ये तमाम तर बातें को सरासर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ध्यान सिर्फ ये होता है कि ये उनकी पसंद है, अच्छा ख़ानदान है, बस ठीक है, हमारे हम पल्ला रिश्ता है, बस यहाँ ही शादी होगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और अपने बच्चों को सोचने का और अपने आप को भी हमारे पेरेंट्स सोचने का मौका नहीं देते। हमारे सर पे एक धुन सवार होती है, अब शादी होनी चाहिए, मतलब बहुत जल्दी में हम लोग होते हैं ना कि बस पसंद आ गया, अब हाँ हो गई है, अब मंगनी तय होगी, अब शादी होनी चाहिए, शुगल होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए। लेकिन हमने इस फैसले की प्रैक्टिकलिटीज़ को कभी भी नहीं सोचा। ना हमारे वालिदैन अपने एज पे सोचते हैं, ना वो लड़का और लड़की सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला करने जा रहे हैं, हमारी क्या आया, हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ है या नहीं, ये चीज़ हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और हमारे पेरेंट्स के हद तक ये होता है कि ठीक है, उनका ज़िंदगी का तजर्बा है, वो कहते हैं कि हाँ बस ठीक है शादी होनी चाहिए। लेकिन आफ्टर मास या शादी तो हो जाती है, उसके बाद की क्या सिचुएशन होती है या किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब शादी हो जाती है पेरेंट्स जो है वो कहते हैं बस ठीक है जी, हमारा फ़ैसला था, हमारी औलाद ने मान लिया, अरेंज मैरिज हो गया, अब हम बहुत सुकून में रिलैक्सेशन में। ये सबसे गलत अप्रोच है। हमारे वालिदैन को चाहिए, हमने अगर बच्चे की शादी अपनी मर्ज़ी से की है तो यकीनी तौर पे उनके बच्चे का कहीं ना कहीं वो एग्री आप पूरे दिल से नहीं हुआ होगा, मे बी हाफ हार्टेडली उसने आपकी हाँ मिलाई हो या हामी भर ली हो आपकी इज़्ज़त में, आपकी रिस्पेक्ट में। तो बच्चे को आप अपने बेटे या बेटी को शादी के बाद भी हेल्प आउट करें। देखिए उसकी ज़िंदगी में किस तरह के मसाइल खड़े हो रहे हैं, कौन सी बात है जो उसे समझ नहीं आ रही, कि आया वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसके क्लैशेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उनको हल होना चाहिए, उनको डिस्कस होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना फ़ैसला सुना देते हैं और फ़ैसले पे अमल करवा लेते हैं, उसके बाद जो फ़ैसले को कामयाब या दुरुस्त बनाने की कोशिशें हैं वो छोड़ देते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है, थोड़े ही अरसे बाद आपका वही फरमाबरदार औलाद आपके सामने आके कह देती है कि अम्मी अब्बू ये जो फ़ैसला आपने किया था ना मेरे लिए शादी का, ये सरासर गलत था, हमारी तो मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है और हमारे तो मिजाज ही नहीं मिलते, और 100 तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एकदम से उन्हें हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और फिर जो है ना फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मसला ऑलरेडी इतना ख़राब हो चुका होता है। सो शादी, मैं अरेंज मैरिज को खुदा न खास्ता ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती हूँ, होनी चाहिए, अच्छी एक हमारी रवायात में से एक अच्छी रवायत है। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें, बच्चों की मेंटल कंपैटिबिलिटी को चेक कर लें, उनके मिजाज को देख लें, आया एक का मिजाज मशरिक़ है दूसरे का मगरिब तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ देखने की बात है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर हम इस चीज़ को देख लेंगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, कोई इतनी इज़्ज़त पे हर्फ नहीं आने वाली ये बात। तो कहने का मकसद ये है कि
اگر ایسا ارینج میرج آپ اپنے بچے کی کرا رہے ہیں تو اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے بچے کی شادی کے بعد بھی اس سے پوچھیں کس طرح کے مسائل ہیں، اس سے ڈسکس کریں کس طرح کے ایشو ہیں، ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، نہ کہ آپ بھول بھال جائیں، آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیں گے، اس کی زندگی میں جو بھی مسائل چل رہے ہیں میرٹل لائف میں وہ چلتے رہیں، پھر جب حل بات اتنے جھگڑے اور اختلافات جو ہیں وہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ بچوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے یا پھر بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، تو یقین جانیے اس ڈسکشن کا یا اس سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو بائی دی فرسٹ ڈے سے اپنے اس پہ تھوڑا تھوڑا کام کیا جائے. فیصلوں کو دیر پا بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ساتھ ساتھ اٹھائے جانے چاہیے. بالکل لا تعلقی یا ریلیکس ہو جانا سے ہم حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. یہ ایک لو میرج کے ارینج میرج کی اکثر آج کل ارینج میرج بھی جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے. ارینج میرج میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لڑکا یا لڑکی جس کی جاتی ہے وہ پورے دل سے راضی ہی نہیں ہوتا اور جو ہے وہ شادی کے لیے ایگری کر دیتا ہے ماں باپ کی عزت میں آ کے یا خوف میں آ کے یا جو بھی، واللہ عالم جو بھی مسائل ہر انسان کے ویری کرتے ہیں ایک دوسرے کے سے. تو لیکن اگر ایسا ہے آپ ارینج میرج کرا رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی آپ کی پسند سے شادی کر رہا ہے، تو آگے کوشش کریں. میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے کو میرٹل لائف میں ہیلپ آؤٹ کریں، اس سے ڈسکس کریں کہ کس طرح کے پرابلمز ہیں، ان کو ایسے ایسے سالو کیا جاتا ہے، نہ کہ آپ بھول بھال جائیں جب کچھ عرصے بعد آپ کا وہی بیٹا وہی بیٹی آپ کے سامنے نافرمان بن کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ تو میرے لیے بہت ہی غلط انتخاب تھا، میری تو زندگی تباہ ہو گئی، میری تو زندگی برباد ہو گئی. اور ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور والدین بھی بہت عجیب قسم کی سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ سائیڈ افیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں ارینج میرج میں. چلیے اب تصویر کے دوسرے رخ کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ ہے لو میرج. لو میرج کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ اس میں تو لوگ اکثر ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکی کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ کیوں ناکام ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتا؟ اکثر لو میرج میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی نے پسند کر لیا، اور ہمارے یہاں تو ہماری سوسائٹی میں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی لو میرج کو ماں باپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اکثر کی تو ہو ہی نہیں پاتی اور وہ عجیب صورتحال ہو جاتی ہے، لڑکا لڑکی علیحدہ ہو جاتے ہیں یا خود سے ہی شادی کر لیتے ہیں اور وہ عجیب قسم کی 100 طرح کی صورتحال ہوتی ہیں. لیکن اگر لو میرج میں آپ نے اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ مجبور کر لیا یا منا لیا کسی بھی طریقے سے پریشر ڈال کے یا جو بھی کیا آپ لوگوں نے، لو میرج ہو تو مطلب اس ٹائم بظاہری طور پہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ سوسائٹی کو دکھانے کے لیے یا مجبوری میں آ کے ایگری ہو جاتے، لیکن دل سے وہ ایگریڈ نہیں ہوتے، وہ ان کا بھی ہاف ہارٹیڈلی ایگریڈ ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی بھی تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں، لو میرج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میں اسے پسند کرتا تھا، وہ مجھے پسند کرتی تھی، ہماری شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہم تو پھر اور طرح کے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لڑکی کی آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، وہ اس میں جو ہے انہیں خامیاں نظر آتی ہیں، اس میں جو ہے وہ ساری صلاحیتیں نظر نہیں آتی، اور پھر وہ ماں باپ اپنے بیٹے سے شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ریزن ہے لو میرج کے ناکام ہونے کے. اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو لڑکے لڑکی کے درمیان ہے ایکسپیکٹیشن لیول ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ جو ہے نا وہ خواہشات اور وہ چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ حقیقت میں تو ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا. حقیقت میں زندگی بہت مختلف ہوتی ہے کہ جو کچھ سوچا جاتا ہے یا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، جب ریئل لائف میں شادی کے بعد کی زندگی ہے جس میں 200 طرح کی زندگی کی ضروریات ہیں، جب وہ پوری نہیں ہو پاتی تو ایک عجیب قسم کے کلیشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور صبر اور یہ چیزیں بھول جاتا ہے انسان کہتا ہے تو اس سے تو میں نے لو میرج کیا، یہ تو میرا آئیڈیل، اس سے تو میری لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میری تو ہر خواہش جو ہے وہ حرف بحرف پوری ہونی چاہیے، اور لڑکا یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی اس کا تو میرا لو میرج ہوئی ہے، میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں، اگر میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں یا میں اس کی ضروریات ابھی نہیں پوری کر پا رہا تو اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں ہو پاتا. اور پیرنٹس کی ہاف ہارٹیڈنس ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ تمام تر مسائل ایک لمبی قسم کی
जो ना वो एक लड़ाई का बायस बन जाते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि कोशिश करें कि खुले दिल के साथ, अगर आपके बच्चे ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया है और शादी भी आपको एग्री करा के कर लिया है, तो जो बच्ची या लड़का जो भी शादी हुई है उसको एक्सेप्ट करें, उसको माने सच्चे दिल से और उसके साथ उसकी हेल्प आउट करें। जब तक हम लोग ये इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करते हैं, हम सब जो है वो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े हक़ में, मैं खुद बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ, होनी चाहिए जॉइंट फैमिली सिस्टम। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी तो होना चाहिए कि अगर कोई न्यूली वेड कपल है और उसको क्लैशेज़ आ रही हैं तो उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उन झगड़ों को या उन फसादों को और बढ़ाना चाहिए। तो पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी तहम्मुल के साथ आराम से बच्चों को समझाएं। आपके पास तो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा मौजूद है और आपकी औलाद के पास वो तजर्बा नहीं है, तो कोशिश करें कि आप उनका साथ दें, उनसे बैठें, उनसे डिस्कस करें। और इसी तरह लव मैरिज भी कामयाब हो सकती है और अरेंज मैरिज भी कामयाब हो सकती है। गलती सिर्फ ये होती है कि हम मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं देखते, हम खूबसूरती, हमारे किसी को जज करने के या ये समझ लें किसी को पसंद करने के जो पैमाने हैं ना, वो बड़े ही मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमारे पसंद करने के किसी को हम शादी के लिए मुंतखब करते हैं या पसंद करते हैं तो वो क्या खूबसूरत हो, लंबा हो, गोरा हो, ये हम लोगों की नज़र उस तरफ जाती नहीं है, उसकी आदत क्या हैं, वो सोचता किस अंदाज से है, वो क्या करना उसको ज़िंदगी में पसंद है, ये तमाम तर चीज़ें हमारे लिए बेमायनी होती हैं। हमारे लिए मायने क्या रखता है? खूबसूरत हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो, बस ये चीज़ें हमें मिल जाएं, 3-4 चीज़ों पे हम टिक लगा लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब ज़िंदगी हकीकत का रूप शादी के बाद धारती है तो ये तमाम तर चीज़ें, घर, नौकरी, शक्ल, सूरत, ये सब बेमानी हो जाती है। इंसान का किरदार, इंसान का इखलाक और इंसान के जो घर में रहने सहने के तरीके हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और जब वो हकीकत में वो चीज़ें आप एक दूसरे के मिजाज से जब नहीं मिलती तो वो झगड़े की असल वजूहात होती हैं, वहाँ से है वो घरों में ख़राबियाँ पैदा होना शुरू होती हैं। तो कहने का मकसद है कि दोनों चीज़ों को कामयाब बनाने के लिए, लव मैरिज को भी और अरेंज मैरिज को भी कामयाब करके भूल नहीं जाना चाहिए। दोनों को कामयाब बनाने के लिए शादी के बाद पेरेंट्स को भी कोशिश करने की शदीद ज़रूरत होती है और लड़के लड़की को भी शदीद ज़रूरत होती है कि ये अपनी शादी के फ़ैसले को कामयाब बनाने के लिए उसमें कोशिश की जाए। और मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, कोशिश से सब कुछ मुमकिन है। आप कोशिश करें कि आप एक दूसरे के साथ एग्री कर जाएं, किसी एक पॉइंट पर मिल जाएं। ये कोई तरीका नहीं होता या ये किसी मसले का हल नहीं है कि ठीक है इसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप इसकी वो लाइफ स्टाइल इसका डिफरेंट है, मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे अब इसको छोड़ के दूसरी शादी कर लेना चाहिए। क्या खबर जिससे आप दूसरी शादी करें वो इससे भी आगे हो, वो उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी इससे भी कम हो आपके साथ, तो फिर क्या होगा कि आप तीसरी की शादियाँ, आप शादियों का पूरा प्रोसेस ही जारी रखेंगे। तो अगर एक ही शादी एक ही हो गई है तो उसी को कामयाब बनाएं। कोई दूसरी शादी में जादू का चिराग नहीं होगा कि जो वो खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी, उसमें भी आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं तमाम तर अपने बहनों भाइयों को यही कहने की मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपकी शादी हो गई है, एक हो गई है, तो उसी को कामयाब बनाएं। ये मत सोचें कि ये एक है, ये ख़राब है, ये ठीक नहीं, अगर मैं दूसरी कर लूँ तो वो शायद इससे बेहतर होगा। कोई ख़बर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो आप दूसरी करें वो इससे भी आपके हालात जो हैं वो ख़राब हों। तो बेहतर है कि अगर एक हो गई है, 19-20 का फ़र्क है, तो उसी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, उसके साथ आप कंप्रोमाइज़ करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है, तो शादी के रिश्ते को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मैं अपने तमाम तर सुनने वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी बातों को सुन रहे हैं और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और पॉडकास्ट के साथ आना है और आप सबसे अपनी बातें शेयर करनी है। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।